BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरदीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। सूबा सिंध में अगवा होने वाली 3 हिंदू लड़कियों के रिश्तेदार सरापा एहतजाज। उनका खदशा और इल्जाम ये है कि लड़कियों का मजहब जबरन तब्दील कराया जा सकता है। मुसलमान करके भी वो बिठा दे, अभी बोले हम निकाह कर दिया, हम क्या करें, हम क्या करें, गरीब बंदे हम, हमारे को कुछ ना कुछ इंसाफ दो। यूरोप में खवातीन की स्मगलिंग करने वाले एक गिरोह के खिलाफ कार्रवाई। मुतअद्दिद खवातीन बाजियाब। देखिएगा BBC की खुसूसी रिपोर्ट। और मुलाहिजा फरमाइएगा दिल्ली की सड़कें जहां स्ट्रीट आर्टिस्ट के फन का राज है। सूबा सिंध में हैदराबाद और समारो से मुबैना तौर पर अगवाशुदा 3 हिंदू लड़कियों के गरीब लवाहिकीन सरापा एहतजाज हैं। उन्हें खदशा यह है कि अगवाशुदा लड़कियों का मजहब जबरन तब्दील कराया जा सकता है। मजहब की जबरी तब्दीली की रोकथाम के लिए कानून का मुसव्वदा सिंध असम्बली में पेश तो किया गया, लेकिन मंजूरी में ताखीर दर ताखीर है। अहवाल के साथ रियाज सुहेल। हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर इंसाफ का मुतलाशी अज्जू मेघवाड़, उसकी 13 साला बेटी राधिका को उस वक्त अगवा किया गया जब वो और उसकी बीवी मजदूरी के लिए कारखाने गए हुए थे। अज्जू कभी थाने तो कभी प्रेस क्लब के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो सकी। लेके गए तो ऐसे ही करेंगे, मुसलमान करके भी वो बिठा दे, अभी बोले हम निकाह कर दिया, हम क्या करें, हम क्या करें, गरीब बंदे हम, हमारे को कुछ ना कुछ इंसाफ दो। 13 साला नीला कोहली को भी गुज़िश्ता साल राधिका की तरह अगवा किया गया था और बाद में तब्दीली मजहब की सनद और निकाहनामा अदालत में पेश किया गया, लेकिन बिलाखिर उसकी वालदा की जदोजहद कामयाब हुई। उसने भागकर मालियों के घर में पनाह ली, जहां खोखरों ने घेराव करके उसे मारा पीटा। पुलिस ने आकर बचाया और अदालत ने हमारे हवाले किया, लेकिन वो अब भी डरती है। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 80 लाख से ज्यादा हिंदू मौजूद हैं, जिनकी अक्सरियत सूबा सिंध में रहती है। हिंदुओं का इल्जाम है कि उनकी नाबालिग लड़कियों को अगवा करने के बाद जबरी मजहब तब्दील करके निकाह कर दिया जाता है। इससे उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं। सिंध असम्बली में कानून साजी के लिए एक मुसव्वदा अब पेश किया गया है, जिसके तहत मजहब की जबरी तब्दीली अब जुर्म होगा। मुतासरा शख्स को 24 घंटों में अदालत में पेश किया जाएगा। मजहब की जबरी तब्दीली की सजा कम से कम 5 साल मुकर्रर होगी और अदालतें ये मुकदमा 90 रोज में निपटाने की पाबंद होंगी। समारो में ये मदरसा गुलजार खलीली है, जहाँ हर साल सैकड़ों हिंदुओं का मजहब तब्दील किया जाता है। गुज़िश्ता साल ये तादाद 192 थी, जिनमें से 108 खवातीन हैं। इस मदरसे के सरबराह पीर अयूब जान सरहदी जबरन तब्दीली मजहब के इल्ज़ाम और मुजवज़ा कानून को मुस्तरद करते हैं। कानून को हम काला कानून कहेंगे, ये कानून गलत है। इस कानून जिसने भी इसमें ये हरकत की उसको हम ये कहते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे बोरा बिस्तर हम उठवा देंगे। एक भी अगर अदालत के बगैर हमने किया हो काम, एक भी, तो हम ये सिस्टम बंद कर देंगे, फिर नहीं चलाएंगे हम। पाकिस्तान में नजरियात और मसलक से बालातर होकर उनके इस मौक़िफ़ के कई हिमायती मौजूद हैं। रियाज BBC न्यूज़, समारो, उमरकोट। सिंध असम्बली में जबरी मजहब की तब्दीली की रोकथाम का बिल मुस्लिम लीग फंक्शनल के रुकन नंद कुमार गोकलानी ने पेश किया है। उनका कहना है कि सिंध से हिंदू कम्युनिटी की नकल मकानी रोकने और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बिल ज़रूरी है। हमारे साथी रियाज सुहेल ने उनसे बात की। पहला सवाल ये था कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के इस कानून की ज़रूरत क्यों पेश आई। छोटी उम्र में उनको किडनैप करके उनको फिर ज़ोरी ज़बरदस्ती, जो लोकल वहाँ के उनके वडेरे हैं या उनके बड़े सरमाएदार हैं, उनको फोर्स कन्वर्जेशन किया जाता है, ज़ोरी ज़बरदस्ती चेंज करना, उसके अपने मज़हब में ले जाना। कोई मज़हब इतनी ऐसी इजाज़त नहीं देता कि आप ज़ोरी ज़बरदस्ती इसको चेंज करें, जब तक वो खुद उसमें राज़ी ना हो। उनकी एज हो 18 साल, तो हमारी सारी कम्युनिटी में इसकी बड़े वो अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह से आप देखेंगे रिसेंटली बड़े माइग्रेशन यहाँ से हो रही है, इन्हीं एक्सीडेंट की वजह से माइग्रेशन हो रही है। इसलिए हमने ये अपने दोस्तों के साथ ये तय किया था कि हम ऐसा कि बिल लाएँ, जो क्या हमें पाकिस्तान से लेकर अभी तक किसी भी पार्टी ने असेंबली में पेश नहीं किया, नहीं पास करवाया। नंद कुमार साहब, ये बताएं कि इस वक्त ये जो मसवदा है बिल का, इसका स्टेटस क्या है असेंबली में? 26 जनवरी को ये बिल पास होना था,
लेकिन फिर स्पीकर साहब ने कहा कि नहीं, इसको कमेटी में भेजते हैं। उसने भी माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी कहलाती है, स्टैंडिंग कमेटी, वहाँ रेफ़र किया है। वहाँ पे हम मेंबर हैं, आपस में बैठ के वो तय करेंगे कि बिल में कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है। मेरे हिसाब से हमने तो सही बनाई है, लेकिन अब मेंबरान, मेरे ख्याल में किसी को एतराज़ नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि वहाँ से जल्दी मीटिंग करके हम पास करा के ताकि असेंबली में ले आएँ, ताकि कानून का ये हिस्सा बने। ये मुझे बताएं कि आप प्राइवेट बिल के तौर पर इसको लाए हैं, तो दीगर जो सियासी जमातें हैं, हुक्मरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या तहरीक इंसाफ है या MQM है, उनसे क्या बात हुई है? क्या उनको आपने एतमाद में लिया है? मैंने उन सबको एतमाद में लिया है। मेरी मुतदा के भाई अपोजिशन लीडर हैं इजहार हसन साहब, उनसे बात थी, उसने बिल पढ़ा था। इत्तेफाक से जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं वो भी उनकी पार्टी के हैं, पूंजोमल, उनसे मेरी डिस्कशन हुई है। ये बुक्स मैंने काफ़ी अर्सा पहले उनको भी दिए थे, बिल की कापियाँ, उन्हें पढ़ी हैं। और PTI वाले वैसे भी वो कहलाते हैं लिबरल वगैरह, वो जो चीज़ें हैं उनसे मेरी बात हुई है। पीपल्स पार्टी जो कि इसमें काफ़ी में टाइम लगा है, आई होप कि वो उसमें मुझे सपोर्ट करेंगे। अभी तक तो सपोर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन उनके जो मेंबर हैं वो ज़ाहिर है इतने कोई खुश नहीं है कि मैं प्राइवेट में बिल लेके आया हूँ, क्योंकि कानून का एक हिस्सा होगा। लेकिन मैं ये चाह रहा था जो मैं बिल लाया हूँ उसमें सब दिल खोल के सपोर्ट करें, और उसमें जो तरामीम कराना चाहें, जो मैंने बातें लिखी है कोई हर पे आकर नहीं है। देखो ये बिल सारी कम्युनिटी के लिए है, टोटल माइनॉरिटीज़ के लिए है। उसमें मेरी कोई अपनी जागीर नहीं है, मैं काम करना चाहता हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए। इस बिल पर आप समझते हैं कि एक नया तनाज़ा भी खड़ा हो सकता है? जिस तरीके का इस मुल्क में इन दिनों माहौल है, मजहबी शिदत पसंदी भी बढ़ रही है, तो एक नया चैप्टर नहीं खुल जाएगा आपका ख्याल में? मेरे हिसाब से ये नया चैप्टर नहीं खुलना चाहिए। ये है आपकी सोच के ऊपर सारी चीज़ें, आप उसको किस एंगल से लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान में रहने वाला हर शहरी को अपना राइट है, अपनी मस्जिदों में अपनी इबादत करें, गिरजाघरों में करें, मंदिरों में करें। ये कायदे आज़म ने भी फरमाया था पहली स्पीच में उसने, और यही रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो हमारे यहाँ अनसिक्योर जो हमें महसूस हो रहा है हमारे बच्चों के साथ, हम उसको सिक्योर करने के लिए ला रहे हैं। आइए देखते हैं कि सोशल मीडिया पर इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। सईद जैदी ने कहा कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, हर मज़हब के शख्स को अपनी मजहबी आज़ादी हासिल है। मुबशर खान बलोच कहते हैं हिंदू कम्युनिटी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने के कई वाक़यात मीडिया में रिपोर्ट हो चुके हैं, सिंध असम्बली ने यह अच्छा काम किया है। शहजाद अकरम कहते हैं इस्लाम में किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया जाता, कोई ख़ुद मुसलमान हो तो उसकी मर्ज़ी है। और अब दीगर मौज़ूआत पर एक नज़र। स्वीडन ने कहा है कि 1,60,000 से ज़्यादा पनाह के ख्वाहिशमंद अफराद में से तकरीबन 80,000 पनाहगुज़ीनों की दरख्वास्तें मुस्तरद की जा सकती हैं और वो उन्हें वापस भेजने को तैयार है। दूसरी तरफ डेनमार्क में भी एक सीनियर सियासतदान ने तजवीज़ दी है कि जो पनाहगुज़ीन गैर कानूनी तरीके से यूनान पहुँचे हैं उन्हें वापस तुर्की भेज दिया जाए। आरिफ शमीम की रिपोर्ट। स्वीडन के वज़ीर दाखिला के बयान के मुताबिक जिन पनाहगज़ीनों की दरख्वास्तें मुस्तरद होंगी उन्हें वापस भेजने के लिए चार्टर्ड फ़्लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसमें कई साल लग सकते हैं। गुज़श्ता बरस स्वीडन में 1,63,000 अफराद ने पनाह की दरख्वास्त दी थी, जो मुल्क की आबादी की मुनासबत से यूरोपीय ममालिक में सबसे ज़्यादा है। स्वीडन के ज़राए अबलाग के मुताबिक वज़ीर दाखिला का जो बयान शाया हुआ उसमें कहा गया है कि हम 60,000 अफराद की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तादाद 80,000 तक जा सकती है। हाल ही में स्वीडन ने दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह लोगों की खुली आमदोरफ्त को रोकने के लिए अपनी सरहद पर भी आर्जी तौर पर निगरानी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से पनाहगज़ीनों की तादाद में कुछ कमी आई है। जो पनाहगज़ीन यूरोप में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हो रहे हैं उनके लिए जर्मनी के साथ स्वीडन भी एक अहम मंजिल है जहाँ वो पनाह हासिल कर सकते हैं। इराक, शाम और दीगर खित्तों में शदीद लड़ाई और भयानक सूरत हाल के पेश नज़र लोगों की एक बड़ी तादाद यूरोप की तरफ नकल मकानी कर रही है और गुज़श्ता बरस ऐसे लोगों की एक बड़ी तादाद यूरोपीय ममालिक पहुँची थी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदाद शुमार के मुताबिक इस बरस के पहले महीने में ही तकरीबन 46,000 अफराद पनाह के लिए यूनान पहुँचे हैं। अगरचे यूरोप के बेशतर ममालिक पनाहगज़ीनों के सैलाब को रोकने के लिए अपनी सरहदें और कवानीन मजबूत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी कमज़ोर रबड़ की किश्तियों पर यूरोप के इस सर्द मौसम में भी उनकी आमद का सिलसिला जारी है। आरिफ शमीम, BBC न्यूज़। आलमी इदारा सेहत WHO ने तेज़ी से फैलने वाले ज़िका वायरस से निपटने के लिए हंगामी टीम का ऐलान किया है। इदारे के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मार्गरेट चैन ने कहा कि ज़िका वायरस एक हल्के से खतरे से बढ़कर अब खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है।
ईरान और फ्रांस के दरमियान होने वाले एक मुआहदे के तहत फ्रांसीसी कारें बनाने वाली कंपनी पेजो ईरान में कारें तैयार करेगी। इस मुआहदे का ऐलान ईरानी सदर हसन रूहानी के पेरिस के दौरे के दौरान किया गया। भारत के मगरबी शहर जूनागढ़ में एक ऑस्ट्रेलियाई सयाह उस वक्त मुसीबत में पड़ गई जब वो अपनी सेल्फी लेते हुए कुएं में गिर गई। उनकी चीखों की आवाज सुनकर लोग ज़ाहिर है भागम भाग आए और यूं उनके भाग जागे कुएं से निकाल ली गई। अंग्रेजी में कहते हैं ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, नाइजीरिया से खवातीन को यूरोप स्मगल करके जिस्म फरोशी कराने वाले एक गैंग की गिरफ्तारी, और मिलिएगा दिल्ली की गलियों को काबिल-ए-दीद फनपारों से सजा देने वाले स्ट्रीट आर्टिस्ट से भी जरा देर में। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। स्पेन की पुलिस के बकौल इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोह यूरोप में दाखिले के लिए अब ज्यादातर बरतानवी एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस ने यह बात यूरोप में इंसानी स्मगलिंग के सबसे बड़े गिरोह पर छापा मारने के दौरान बताई। नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाला ये मुनज़्ज़म गिरोह हजारों खवातीन को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल चुका है। बार्सिलोना से ओला गोयरिंग की रिपोर्ट, नुसरत जहां की ज़बानी। बार्सिलोना में तुलू आफ्ताब का मंजर, ख्वाबों का शहर जो मायनाज विरसे और शानदार तर्ज तामीर का हामिल है, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ की नीम तारीख गलियाँ एक और ही मंजर पेश करती हैं। ये वो जगह है जहाँ सादा कपड़ों में पुलिस वाले इंसानी ट्रैफिकिंग में मुलव्विस एक बड़े ग्रोह पर नज़र रख रहे हैं। उनकी नज़रें तमाम हरकत पर हैं। बार्सिलोना और कुर्ब जवार के शहरों में कायम कई ठिकानों पर छापे के लिए सुबह के 8 बजे का वक्त तय किया गया। BBC की टीम भी पुलिस के साथ थी। इस कार्रवाई का मकसद नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुजरिमों पर हाथ डालना था। आनन फानन वो इमारत के अंदर दाखिल हुए और मतलूबा अफराद में से एक शख्स की तलाश शुरू कर दी। वो उन्हें अपने बिस्तर पर ही मिल गया। ये पुलिस कार्रवाई 20 दूसरे ठिकानों पर भी बैक वक्त की गई। छापे के 1.5 साल पर मुहित मनसूबाबंदी रंगलाई और ग्रोह के अहम अरकान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने उनके नफा बख्श व्यापार के सबूत भी हासिल कर लिए। 80 से ज़्यादा औरतों को बाजियाब कराया गया। बास के साथ उनके छोटे बच्चे भी थे। ये गिरोह अपने शिकार अफराद को फीकस 28,000 पाउंड के एवज स्पेन लाता है और फिर इस रकम की वसूली के लिए उन्हें जिस्म फरोशी पर मजबूर करता है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार होने वाले अफराद दुनिया में फैले हुए एक इंतहाई मुनज़्ज़म कारोबार का हिस्सा हैं और इसके नुमाइंदे मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका, अमरीका और यूरोपीय यूनियन में मौजूद हैं। इस गैर कानूनी व्यापार की रोकथाम के शोबे के सरबराह का कहना है कि इस गिरोह का एक इंतहाई अहम रुकन लंदन में रहता है, जो नाइजीरिया के जाली पासपोर्टों पर खवातीन को लंदन लाता है। इस मकसद के लिए जिन नए रास्तों को इस्तेमाल किया जाता है उनमें से एक बहुत अहम बरतानवी एयरपोर्ट्स हैं। ये एक मुख्तलिफ तरीका है जिसके लिए जालसाजी की ज़रूरत होती है। ये ज़्यादा महंगा तो है मगर साथ ही ज़्यादा महफूज भी। अंदाज़ा है कि कई नाइजीरियाई बाशिंदे यहाँ बार्सिलोना के क़ल्ब में वाक़े इन नीम तारीख गलियों में जिस्म बेचने वाली ख़वातीन की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर लखपति बन चुके हैं। इन औरतों को काबू में रखने के लिए वतन में रह जाने वाले उनके अहले खाना को धमकाया जाता है और नायका या मादाम भी ज़दोकोब करती है। हमारी बात एक जवान लड़की से हुई जिसे उसकी 3 साला बेटी के हमरा गैर कानूनी तौर पर नाइजीरिया से लाया गया था। मेरे पूरे जिस्म पर मारपीट के निशान हैं। उसने मेरे चेहरे और आंखों पर वार किए और मुझे बुरी तरह से पीटा। पुलिस का कहना है कि अब जबकि इंसानी व्यापार में मुलविस नाइजीरियाई ट्रैफिकर्स पकड़ लिए गए हैं, तवक्को है कि यहाँ की गलियों में बहुत सी खवातीन सुकून का सांस ले सकेंगी। लेकिन पुलिस को ये भी खदशा है कि इन स्मगलर्स का घिनौना इंसानी व्यापार कहीं और जारी रहेगा। ओला गोयरिन की रिपोर्ट। शहर दिल्ली की कई सड़कों पर आजकल मुसव्विर बेजान दीवारों को खूबसूरत पेंटिंग से सजा रहे हैं। ये स्ट्रीट आर्ट की अनोखी नुमाइश है जिसमें कई गैर मुल्की मुसव्विर भी अपना फन दिखा रहे हैं। मकसद आर्ट को अवामी बनाना और साथ ही सफाई का पैगाम देना भी है। दिल्ली से सुहेल हलीम। स्ट्रीट आर्ट को मकबूलियत की नई बुलंदियों तक पहुंचाने की काविश। कड़ाके की सर्दी में लोधी कॉलोनी की इन बेरंग दीवारों से बाहर फूट रही है। ये तो शुरुआत है।
जब लोग पहली बार देख रहे कि ऐसे कला है जो दीवार पे कर रहे, तो even if a passerby just stops for 5 minutes and looks at it, I'm very happy. It has served the purpose of what it is, which is to be looked at. जगह जगह मुसव्विर अपने हुनर से इस इलाके का हुलिया बदल रहे हैं। यहाँ उस्ताद मुसव्विरों के साथ ये नौजवान तालिबात भी एक कौम का ज़ौक़ जगाने और सोच बदलने की कोशिश कर रही हैं। पूरा आइडिया इसके पीछे ये है कि आर्ट को आर्ट गैलरी से बाहर लेके जाएं और ताकि सब लोग एक्सपीरियंस कर सकें। तो मेरे को ये थॉट प्रोसेस बहुत मतलब अच्छा लगा, दैट्स व्हाई आई एम हेल्पिंग देम विद इट। हर पेंटिंग में एक पैगाम है। ये एक मैसेज है जो इसके पीछे मैं कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ कि मैंने एक सिंपली, वैसे तो फोक आर्ट है, लेकिन जंगल और जानवरों की एक लाइफ है कि जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो अब मैं उसको कैसे भी कनेक्ट करके दिखा दूँ। तो रियलिस्टिक नहीं, मेरा एक मैसेज है, ये मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। राहगीर रुक कर मुसव्विरों को मशवरा भी देते हैं और सवाल भी पूछते हैं। इट्स वेरी गुड एक्चुअली बिकॉज ये तो बहुत सारे मैसेज दे रहे लोगों को, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट यू नो पीपल विल बी क्यूरियस क्या है इसके पीछे, कौन काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, बिकॉज पहले ऐसे कुछ नहीं देखा हमने दिल्ली में। ये एशिया का सबसे बड़ा इनलैंड कंटेनर डिपो है। यहाँ 1 महीने तक लाइव स्ट्रीट आर्ट की नुमाइश होगी। हम इस शो के लिए 100 कंटेनर्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पेंटर्स अपना हुनर दिखाएंगे और लोग रोजाना उन्हें पेंटिंग करते हुए देख सकेंगे। यही हमारा मकसद है। ये बहुत मसरूफ इलाका है और हम यहाँ काम करने वालों को आर्ट की दुनिया की एक झलक दिखाना चाहते हैं। ये रंगों की हसीन बरसात है, लेकिन सच ये है कि आम आदमी को कपड़े सुखाने के लिए भी जगह चाहिए। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफ़ी_नकी_जामई। इसके साथ ही सरबीन तो अख्ताम को पहुंचा, लेकिन प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक, ट्विटर हाजिर है। आप हमारे हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।